नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए विपक्ष की टोका टाकी के बीच मोदी ने फिर कहा, किसान गुमराह हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं ट्विटर, सबक सिखाने के लिए सरकार कूप पर गई। योगी राज में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस कर्मी को घेर कर मार डाला। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू के बाद इकबाल सिंह भी गिरफ्तार। किसान पंचायतों के जरिए यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने में जुटी प्रियंका। ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर अपने रुख पर कायम रहते हुए पुराने तर्कों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस आंदोलन के शुरू से ही किसानों के साथ संपर्क में हैं। वो लगातार बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि किसी भी फैसले से समूचे देश का सहमत हो पाना संभव नहीं हो सकता। किसान कानून के मसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों को ब्लैक लॉ बताते हुए इसके कलर पर तो चर्चा की, लेकिन इसके कंटेंट पर चर्चा करते तो अच्छा होता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून लागू होने के बाद न कहीं मंडी बंद हुई है और न ही कहीं एमएसपी बंद हुई है, बस किसानों को नया विकल्प दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अफवाहों के शिकार हैं, वो गुमराह किए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, टोका टाकी की। ये सदस्य कृषि कानून वापस लो के नारे लगाते रहे। भाषण में दखल दे रहे अधीर रंजन चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब ज्यादा हो रहा है, हद पार क्यों। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से अपने रुख को बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही किसान आंदोलन कितना भी विस्तृत हो रहा हो, कितना विराट रूप ले रहा हो और किसानों के अंदर गुस्सा, असंतोष चाहे जितना भी बढ़ रहा हो, वो बिल्कुल अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया है और सारा दोष वो किसानों पर मढ़ रहे हैं, उनकी कम अक्ली पर मढ़ रहे हैं। यानी वो बेवकूफ़ हैं जो गुमराह किए जा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, उन्हें कानूनों की समझ नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें की। और विपक्ष को भी वो इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो उसे भी ये कानून या तो समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर वो उसके साथ राजनीति कर रहा है। तो मंशा बहुत ही साफ थी प्रधानमंत्री की। आज फिर एक बार उन्होंने साफ कर दिया कि वो इन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा भी लचीला रुख अख्तियार करते नहीं दिख रहे हैं और बहुत सारे झूठ उन्होंने बोले हैं। जैसे किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहे शुरू से, ये किसान आंदोलन चलते 7 महीने हो गए। बातचीत का दौर जाकर दिसंबर में शुरू हुआ था और 11 दौर के दौर बातचीत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से संपर्क में थे। किसानों को ये सरकार कानून के फायदे नहीं समझा पाई है तो ये किसान का दोष है या सरकार का दोष है, या फिर ये इन कानूनों में वो फायदे हैं ही नहीं जिसकी बात सरकार कर रही है। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो प्रधानमंत्री की बातचीत से साफ नहीं होते, बल्कि वो और उलझाते हैं और ये बताते हैं कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है और इस समस्या का समाधान तलाशने में उसकी रुचि बहुत नहीं है। ट्विटर और सरकार के बीच चल रही जंग अब तीखी होती जा रही है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने केंद्र सरकार द्वारा 1178 ट्विटर हैंडल हटाने के आदेश पर कहा है कि उसने मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए हैंडल में से कुछ को रोक दिया है। हालांकि ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश को पूरी तरह से नहीं माना है और कहा है कि वो समाचार मीडिया संस्थाओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के ट्विटर हैंडल पर रोक नहीं लगाने जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है और कंपनी फ्री स्पीच को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर ने ये सब एक ब्लॉग लिखकर कहा है जिसमें सरकार को भी संबोधित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि उसकी ओर से आईटी सचिव ट्विटर के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ट्विटर ने ब्लॉग प्रकाशित कर दिया है जो सरकार के मुताबिक असामान्य है और अब सरकार भी जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। वहीं सरकार की ओर से अब ट्विटर की जगह एक नई सोशल मीडिया ऐप
कू को प्रमोट किया जा रहा है। आईटी मंत्रालय ने भी ट्वीट करके कू ऐप को डाउनलोड करने को कहा है। इसके अलावा कुछ मंत्री और बीजेपी नेता भी कू पर अपना अकाउंट बना चुके हैं और बाकी लोगों को भी मेड इन इंडिया कू पर आने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद से साफ हो गया है कि सरकार ट्विटर को झुकाना चाहती है और अब सरकार और ट्विटर में तनातनी पड़ सकती है। तो सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी वास्तव में पहले ही बढ़ चुकी थी। पहले ही सरकार ने जब बहुत सारे अकाउंट्स को बंद करने के लिए किया था, ब्लॉक करने के लिए कहा था, तो उसी समय ट्विटर ने ब्लॉक तो कर दिए थे, लेकिन 4 घंटों बाद ही उनको अनब्लॉक भी कर दिया गया। तो तभी से केंद्र सरकार जो है भड़बड़ाई हुई है, घबराई भी हुई है और तिलमिलाई भी हुई है। और इसके बाद ये 1178 अकाउंट को और बंद करने के लिए जब उसने कहा तो ट्विटर ने उस पर आंशिक कार्रवाई की है और ये सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। जिस तरह से ट्विटर के जरिए किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है, ट्विटर के जरिए किसानों को आवाज मिल रही है। सोशल मीडिया में फेसबुक को तो सरकार ने साध रखा है, उसके साथ उसकी अपनी सेटिंग है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीच नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसे फेसबुक कंट्रोल कर देता है और वो पहले से चली आ रही 7-8 साल से मोदी और फेसबुक की ट्यूनिंग है। लेकिन ट्विटर थोड़ा अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक सीधी करके खड़ा हो रहा है, तन कर खड़ा हो रहा है और वो मान नहीं रहा है और ये सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए उसने कू नामक जो एक ऐप है जो भारतीय कंपनी ने बनाया है, अब उस पर तमाम मंत्री शिफ्ट हो गए हैं, वहां अपने अकाउंट खोल रहे हैं। सरकारी दफ्तरों को कहा गया है और ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार का बहुत जोर होगा तमाम लोगों पर कि आप इस भारतीय ऐप को में अपना खाता खोलें और इसके जरिए अपना काम करें। लेकिन ट्विटर की एक अपनी पहचान है, एक अपनी प्रतिष्ठा है और ये कू अभी हमें जो आशंका लग रही है वो ये है कि ये एक सरकारी ऐप की तरह काम करेगा, जिसमें सरकार के बारे में कोई भी नकारात्मक चीजें शेयर करना खतरे से खाली नहीं होगा और कू उसके कंट्रोल में होगा। उसका मैनेजमेंट चूंकि भारत में है, इसलिए उसको दबाना और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए धमकाना आसान होगा। तो ये एक जो मीडिया वार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ट्विटर के खिलाफ लड़ रही है, उसमें कू को एक औजार बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इससे जो यूजर हैं सोशल मीडिया के, उनका नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी जो फ्री स्पीच की जो मांग है और जो हक है वो इससे प्रभावित होंगे। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानपुर के बिकरू कांड की याद ताज़ा हो गई है। मंगलवार देर शाम कासगंज जिले में शराब माफिया ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। माफिया के गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस की टीम को खदेड़ते हुए सिपाही की सरेआम हत्या कर दी तो दरोगा को बुरी तरह से पीटकर गंभीर हालत में खेतों में फेंक दिया। दरोगा को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर एडीजी, आईजी समेत दर्जनों बड़े अफसरों ने कासगंज में डेरा डाल दिया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बुधवार तड़के मुठभेड़ में माफिया के भाई एलकार धीमर को मार गिराया और इलाके में धधक रही सैकड़ों अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ डाला। यूपी के कासगंज जिले के सिड़पुरा थाने के नगला धीमर गांव में गंगा किनारे अवैध शराब की भट्टियां चलने की सूचना पर पुलिस दबिश मारने गई थी, लेकिन इलाके के शराब माफियाओं ने एकजुट होकर पुलिस वालों को घेर कर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शराब माफिया मोती धीमर एक मामले में वारंटी था, जिसे पकड़ने टीम गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को माफिया के गुर्गों ने बंधक बना लिया और जमकर मारपीट की। दरोगा अशोक कुमार पाल व सिपाही देवेंद्र सिंह को पकड़ लिया, जबकि बाकी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। बाद में दरोगा अशोक लहूलुहान हालत में खेतों में मिले, जबकि सिपाही देवेंद्र की लाश मिली। घटना के बाद जागे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई करने को कहा है और सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। योगी ने मृतक सिपाही के आश्रितों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। तो इस पूरे घटनाकांड से एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक तो वो कि लगभग 4.5 साल हो रहे हैं और तब भी जो योगी की सरकार है वो प्रदेश में
शराब माफिया या दूसरे तरह के माफियों को कंट्रोल नहीं कर पाई है। करीब 2000 के करीब उसने फेक एनकाउंटर किए हैं। उसके बावजूद इस तरह के बड़े पैमाने पर अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी। शराब माफिया काम कर रहा था और धड़ल्ले से चल रहा था। तो इसका मतलब है कि उस इलाके के प्रशासन, राजनीति और ये सब सोए हुए थे या उनकी साठगांठ से ये सब हो रहा था। और अचानक ये एक पुलिस दरोगा को लगा कि वारंटी को पकड़ना चाहिए और वो बिना तैयारी के वहां पहुंच गया और पूरे माफिया ने घेर कर उन पर हमला कर दिया। तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की। ये दूसरा सवाल ये उठता है, योगी राज में उनकी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। पुलिस जो कि बहुत सारे मामलों में लोगों का दमन करती रही है, फर्जी मामले बनाती रही है और सरकार का एक टूल बनकर लोगों के मानवाधिकारों का हनन भी करती रही है, वो खुद अभी खतरे में है। जैसा कि हमने और भी मामलों में कई बार देखा है, पुलिस पर हमले हो चुके हैं। तो पूरे योगी राज पर ये सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत कितनी बिगड़ गई है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है और पुलिस वाले खुद असुरक्षित हैं। अगली खबर लेते हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने के मामले के मुख्य अभियुक्त दीप सिद्धू के बाद एक और अभियुक्त इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल सिंह की गिरफ्तारी बुधवार को पंजाब के होशियारपुर से की गई है। दिल्ली पुलिस ने इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले दीप सिद्धू को मंगलवार को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस के एक सूत्र ने बताया, लाल किले पर हिंसा के बाद सिद्धू सोनीपत चला गया था। वहां वो एक मोटल में रुका और उसने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। इसके बाद वो एक कार में इधर उधर जाता आता रहा और इस दौरान उसके दोस्त उसे जरूरी मदद देते रहे थे। वो कैलिफोर्निया में रह रही अपनी एक महिला दोस्त के संपर्क में भी था। पुलिस के सूत्र के मुताबिक फरारी के दौरान सिद्धू ने अपने दोस्तों के फोन से वीडियो बनाए और वो उन्हें इस महिला दोस्त को भेजता था और वही उन्हें सिद्धू के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करती थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने बताया कि कुछ ही दिन पहले ऐसी ही एक छापेमारी के दौरान पुलिस ने बिहार से सिद्धू के एक और सहयोगी को हिरासत में लिया था और उसने सिद्धू के बारे में कुछ अहम जानकारियां दी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और जब सिद्धू करनाल बाईपास पर अपने दोस्त से मिलने आया तो उसे पकड़ लिया गया। तो बड़ी अच्छी बात है कि लाल किले वाले घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी थे, मुख्य अभियुक्त थे, उनको पकड़ लिया गया है। सवाल उठता है कि ये जो लोग थे जिनकी बीजेपी और सरकार के साथ निकटता रही है, वो उनके साथ क्या सलूक होगा और क्या सच्चाई सामने आ पाएगी, क्योंकि सच्चाई पर पर्दा डालने की ये एक कोशिश भी हो सकती है कि ये जो अभियुक्त हैं ये कोई ऐसी बात ना कहें जिससे सरकार के साथ साठगांठ, पुलिस के साथ साठगांठ की पोल खुले, क्योंकि ये लोग आईटीओ से लाल किले कैसे पहुंच गए बिना पुलिस की सहायता के, ये संभव नहीं था। तो पुलिस ने इनकी मदद की और उस तरह से वो पहुंचे। इसलिए एक बड़ा प्रश्न है, देखें सच्चाई सामने आ पाती है कि नहीं आ पाती है। अगली खबर लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के किसानों के समर्थन में खुलकर उतरने के बाद कांग्रेस भी किसान महापंचायतें करने में जुट गई है। बुधवार को सहारनपुर में हो रही किसान महापंचायत में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची। महापंचायत में प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों को लेकर दिए गए बयान पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलनजीवी भी कहा। इसका क्या मतलब है? किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने बेटे के लिए जो सीमा पर खड़ा है, उसको देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला देशभक्त कभी नहीं हो सकता। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री अमेरिका, चीन, पाकिस्तान गए लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए। अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा कि ये आपकी जमीन का आंदोलन है, आप पीछे मत हटिए, हम खड़े हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होते, ये कानून वापस नहीं होते, तब तक डटे रहिए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये सभी बिल वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। हम आपको धर्म और जाति के नाम पर
तोड़ेंगे नहीं, आपका बंटवारा नहीं करेंगे, हम आपको जोड़ेंगे। प्रियंका का एक हफ्ते के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले ये ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए रामपुर स्थित उनके घर गई थी। प्रियंका ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 10 दिन तक 27 जिलों में चलेगा और इसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रियंका सहारनपुर के अलावा भी आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली कांग्रेस की किसान महापंचायतों में शामिल हो सकती हैं। तो अभी तक कांग्रेस सुस्त पड़ी थी। ये सब मान रहे थे कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है तो माहौल बदल रहा है, किसान आंदोलन ने काफ़ी कुछ बदल दिया है और ये एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है कि वो किसान आंदोलन से जुड़े, लोगों से जुड़े और अपनी ज़मीन तैयार करे अगले चुनाव के मद्देनज़र। प्रियंका गांधी उसी सिलसिले में ये कोशिश करते हुए दिख रही हैं। देखना यह है कि ये जो पूरा जाट लैंड है, जहाँ पर अजीत सिंह का और चरण सिंह के जो पुत्र हैं, उनका एक लीगेसी रही है जाट नेता के रूप में। हालांकि पहले कमज़ोर भी हो चुके थे, लेकिन इस तरह से जाट किसानों के आंदोलन की वजह से उसका उभार भी हुआ है। तो वो ये जो यहाँ की आबादी है वो किस तरफ ज़्यादा जाती है, आरएलडी की तरफ जाती है, क्योंकि एसपी और बीएसपी बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, एक तरह से उनकी राजनीति बंद पड़ी है, वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो इस दौरान उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाए। कितना कर पाएगी ये देखना है, क्योंकि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये लगातार जमीन पर कम दिखते हैं, आते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर लौट जाते हैं। एक लंबा अभियान होगा, लगातार अभियान होगा जमीन पर संघर्ष का, तभी जाके कांग्रेस फिर से अपने आप को उत्तर प्रदेश में खड़ा कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इस खबरों को पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।